हेलो फ्रेंड्स, आज आरबीसी की सीरीज हम चैप्टर 5 जो राजस्थान में जनजागृत और प्रजामंडल है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं हो पाता है, लेकिन सफल नहीं हुआ वो कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों में उससे जनजागृति आती है, नव चेतना आती है। तो इस तरह की भावना भी राजस्थान के लोगों में आई। उसके लिए विभिन्न ऐसे कारक रहे थे कि जिससे कि राजस्थान के लोगों में क्रांतिकारी या जनजागृति फैली। तो राजस्थान के जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक वैभव की आत्मानुभूति जब हिंदी, गुजराती और बंगाला साहित्य से राजस्थानी चरित्र के बारे में होती है, तब जनता अपने प्राचीन गौरव के प्रति सजग हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान जो है अपनी राजस्थान संस्कृति के बारे में जानती है। ठीक है। उसके बाद राजस्थान के अंतर्गत जो हमारी सोशल वर्कर शाखाएं थी, चाहे वो आर्य समाज की शाखाएं हों या कोई भी, जैसे राजपूताना मध्य भारत सभा हो, राजस्थान सेवा संघ हो, इस तरह की जो हमारी वो थी संस्थाएं थी, उसके माध्यम से हमारे प्रत्येक लोगों को ये जानने का मौका मिला कि हमें इन लोगों के खिलाफ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। बाद में फिर साहित्य और पत्रकार के माध्यम से भी लोगों में जागृत आई राष्ट्रीय भावना को, क्योंकि उस समय जैसे मान लो बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे भारत में राष्ट्रीय गान था, तो राजस्थान में उन लोगों ने खूब सराहा। बाकी जो राजस्थान के अंदर गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे समाचार पत्र रहे थे, तो उनके माध्यम से भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुरुआत होती है। ठीक है। तो इस तरीके से फिर अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियाँ थी, वो राजस्थान का आर्थिक जीवन उन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया था। तो इसके लोगों को बेरोजगारी वगैरह के बारे में लोगों को जानकारी मिली और लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह स्थापित कर दिया। इस तरीके से राजस्थान के अंदर जो है ये जनजागृति की लहर फैल जाती है। तो देखो, ये जो चैप्टर है ये बहुत उसमें लिखा हुआ है, तो इसमें से मैंने इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे एकत्रित की हुई हैं। ठीक है। तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे। बाद में अगर इसमें थोड़ा डिटेल में जाना है तो लाइन बाय लाइन आप एक बार इसकी रीडिंग कर सकते हैं। देखो, फिर मैं कहूँगा क्रक्स पढ़ रहे हो सही बात है, लेकिन लाइन बाय लाइन किताब पढ़नी बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो लाइन बाय लाइन किताब जरूर पढ़ना है। चलो, सबसे पहले बात करें 1918 में दिल्ली में आयोजित तो कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्ति भाग लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है इनका संपर्क राजस्थान के ब्रिटिश भारत के लोगों से और भारत के अन्य राज्य के नेताओं से होता है। ठीक है। इस अधिवेशन में भाग लेने वाले यही हैं अपने गणेश शंकर विद्यार्थी जी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, है ना, चांदकरण शारदा जी, गिरधर शर्मा जी, स्वामी नरसिंह देव आदि लोग वहाँ पर भाग लेते हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक हम एक संस्था बना दी जाए। तो इन्होंने 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना करते हैं, मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक के अंदर। ठीक है। तो इन्होंने इस संस्था को लेके फिर इन्होंने कहा कि संस्था के माध्यम से हम लोगों को क्या करेंगे, जागृत करेंगे, जनजागृत करेंगे। और दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित एक मारवाड़ी पुस्तकालय में ही राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कर दी जाती है। बाद में इसको कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया जाता है। तो इनके देखो ये इम्पोर्टेंट है, इसके अधिवेशन, तो फिर इसके टाइम टू टाइम समय समय पर अधिवेशन हुए। तो उन अधिवेशनों में सबसे पहला अधिवेशन दिल्ली में होता है, उसके बाद फिर अमृतसर में होता है, उसके बाद अजमेर में होता है, फिर नागपुर में होता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो प्रथम सम्मेलन दिल्ली में हुआ। ठीक है। तो दूसरा सम्मेलन हमारा अमृतसर में, तीसरा अजमेर में, चौथा नागपुर में। तो इनको दान के नाम से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो 1918 में प्रथम हो गया, 1919 में फिर द्वितीय अमृतसर में हो जाता है, 1920 में अजमेर में जमनालाल की अध्यक्षता में हो जाता है, और फिर 1920 के अंतर्गत ही चौथा सम्मेलन नागपुर दिसंबर में होता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, अध्यक्षों की कोई ध्यान नहीं, लेकिन कम से कम ये पता होना चाहिए कि कब कब कौन सा हुआ था। ठीक है। फिर बाद में 1919 में वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं विजय सिंह पथिक भाई साहब, राम नारायण चौधरी, हरिवरण भाई कंकर के योगदान से 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है वर्धा के अंदर। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जनता की समस्याओं का निवारण करना था। क्या उद्देश्य था? जनता की समस्याओं का निवारण करना था।
और इसका दूसरा उद्देश्य था जो जागीरदार हैं, राजा हैं, वो अपने प्रजा के प्रति किस तरीके से सौहार्दपूर्ण यानी अच्छे संबंध स्थापित करें। इस संघ के माध्यम से राजस्थान के अंतर्गत जो है राजनीतिक चेतना का प्रसार होता है। धीरे धीरे इसकी कई शाखाएं खोली जाती हैं। इन शाखाओं में जैसे बूंदी है, जयपुर है, जोधपुर है, सीकर है, खेतड़ी है, कोटा है। देखो ये ध्यान रख लेना, इसमें लिखी नहीं है, तो इन शाखाओं के बारे में देखो मैं लिख लो इनको, मैं लिख देता हूँ इसमें। तो इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ खोली जाती हैं? इसकी शाखाएं बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेजड़ी और कोटा। ठीक है, तो 6 जगह इसकी शाखाएं होती है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरे पास लिखने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं लिखने की। 1 मिनट, चलो 1 सेकंड। एक लिखते हैं सबसे पहले बूंदी, ठीक है, फिर अपना जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी लिख लेना है, और कोटा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास, तो इनको ध्यान रख लेना। ठीक है, ये शाखाएं सेवा संघ की स्थापना आ जाए। इसका उद्देश्य भी याद रखना। देखो राजस्थान सेवा संघ ने, आपको मैं बताऊं, जो बिजौलिया किसान आंदोलन था या बेंगू किसान आंदोलन था, उसमें भी अपना बड़ा सहयोग दिया था। उसके अलावा भील आंदोलन में भी सहयोग दिया था। ठीक है, तो इसकी गतिविधियां जो ठीक ठाक रही थी। तो इसी में फिर देखो तरुण राजस्थान पत्रिका है। तरुण राजस्थान पत्रिका में क्या है कि रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त के द्वारा संपादन किया जा रहा था। तो इसको अंग्रेजी सरकारों के द्वारा बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसमें देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने का आरोप लगाया था। इनको गिरफ्तार करके इनको 2 साल की जो सजा दे दी जाती है। ठीक है, देखो ये मैंने क्रक्स ढूंढा हुआ है इसमें से, बाकी बहुत चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो मैंने इसमें लिख दिए। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे राजस्थान सेवा संघ था 1928 तक आते आते राजस्थान सेवा संघ तो धीरे धीरे प्रभावहीन हो जाता है, क्योंकि जो पदाधिकारी होते हैं सेवा संघ के उसमें आपसी मतभेद हो जाता है। ठीक है, और पथिक जी को क्योंकि गिरफ्तार कर लेते हैं, तो इसके बाद जो पदाधिकारी होते हैं उनमें मतभेद हो जाता है। इसको लेकर फिर ये राजस्थान सेवा संघ बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें, देखो फिर 1920 के आसपास जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व है वो महात्मा गांधी के हाथों में आ जाता है। उन्होंने फिर 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया। इसका प्रभाव पूरे भारत पर पड़ता है। राजस्थान भी छूता नहीं रहा, राजस्थान में भी देश प्रेम की भावना जागृत हुई। ठीक है, तो इसी को लेके फिर जोधपुर में एक सत्याग्रह थे जिसका नाम था भंवरलाल सर्राफ। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये भंवरलाल सर्राफ वही व्यक्ति है जो हाथ में तिरंगा लेकर शहर में घूम रहे, एक और झंडे पर गांधी जी का फोटो है और दूसरी ओर उस पर स्वराज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बाजार में एक भाषण देता है और जनता ने बड़े उत्साह से सुना और लोगों ने उसके प्रति जागृति, बाद में फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो उसी दौरान देखो जब जागृति हो रही थी तो मुख्य तथ्य जैसे जमनालाल बजाज ने रायपुर की उपाधि लौटा दी जाती है। बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील है, उन्होंने विदेशी होली जलाई है ना, और उन्होंने खादी पहनने का प्रण लिया। तो ये सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं किसने क्या किया। फिर बाद में उन्होंने खादी भंडार की स्थापना की, ये मुख्य तत्व हैं। महाराजा गंगा सिंह ने शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद, आनंद वर्मा को नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा स्वदेशी वस्त्र पहनने और तिलक स्वराज्य कोष में चंदा जमा कराया जाना था। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बीकानेर जो है वो राजनीतिक जागृति अपेक्षाकृत देरी से होती है। उसमें धीरे धीरे ब्रिटिश प्रशांतों में चल रहे असहयोग आंदोलन का यहाँ भी प्रभाव पड़ता है, जिसको लेके ये विदेशी होली जलाई जाती है, खादी का भंडार खोल लिया जाता है, जगह जगह पर पुस्तकालय वाचनालय ओपन किए जाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं भी स्थापित की जाती हैं, जैसे मान लो
सर्वहितकारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा, पढ़ेंगे हम इनको जब आएंगे संस्थाओं के बारे में, ठीक है। लेकिन कुछ संस्थाएं जैसे 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस की स्थापना, 1918 में हम पढ़ चुके हैं राजपूताना मध्य भारत की स्थापना, और 1920 के अंतर्गत अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना। विभिन्न संस्थाओं का धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्थापित की जाती है। इसके माध्यम से लोगों में जन जागृति को प्रचार प्रसार कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसी दौरान जो हमारे रियासतें थी, उन रियासतों में प्रजामंडल स्थापित करने की होड़ मच जाती है। तो सबसे पहले हमारे जयपुर प्रजामंडल की स्थापित होती है, जो कर्पूर चंद्र पाटन ने की 1931 के अंतर्गत। फिर जोधपुर प्रजामंडल की स्थापित 1934 के अंदर, जिसे हम मारवाड़ प्रजामंडल भी कहते हैं। फिर कोटा प्रजामंडल है, जिसकी स्थापना 1938 के अंतर्गत कर दी जाती है। फिर भरतपुर प्रजामंडल 1939 में, बूंदी 1944 के अंतर्गत, जैसलमेर 1945। देखो प्रजामंडल में सारी रियासतें और भी हैं, लेकिन जो आरबीसी में इस चैप्टर में जो लिखी गई हैं वो मैंने इसमें डाल दी गई है, ठीक है। बाकी आज में हम प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे तो उस प्रजामंडलों का हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, उसमें हम लिख लेंगे। चलो आगे चलें। देखिए कुछ जन आंदोलन हुए थे, है ना, लोगों में धीरे धीरे जन आंदोलन हुए थे। जैसे मान लो जोधपुर जन आंदोलन की बात करें तो जोधपुर जन आंदोलन में क्रक्स मैंने लिखा हुआ है, जयनारायण व्यास, सुभाष चंद्र बोस का योगदान था। उसमें 6 डिक्टेटर फूलचंद बाफना जी थे, 7 डिक्टेटर शिवदयाल दवे थे, 8 डिक्टेटर तुलसीदास राठी थे। उसके बाद देखिए बीकानेर में जन आंदोलन होता है। बीकानेर आंदोलन में देखो बीकानेर षड्यंत्र, जो स्वामी गोपाल दास जी की थे और उनके जो 8 साथी थे उनको फांसी दे दी जाती है। फिर बाद में बीकानेर परिषद की स्थापना कर दी जाती है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। फिर आता है हमारे जैसलमेर जन आंदोलन। देखिए जैसलमेर जन आंदोलन के दौरान 1920 में जो विजय हिला समाचार पत्र है वो प्रकाशित होता है। 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। फिर बाद में जैसलमेर में सागरमल गोपा जी हैं, वो अपना ब्रिटिश शासन की जो अत्याचार योजनाएं हैं उनका वो क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। फिर उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो उन्होंने फिर कई किताबें लिखी, ठीक है। तो इन सब के माध्यम से लोगों में जन आंदोलन फैला। फिर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कर देते हैं मीठालाल व्यास जी 1945 के अंतर्गत, है ना। तो देखो इस जैसलमेर प्रजामंडल ने क्या है कि इसकी स्थापना जोधपुर में होती है वैसे, ठीक है। तो ऐसे प्रजामंडल है, ना तो उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ना ही उत्तरदायी शासन में भाग लिया था, ठीक है। कोई पेपर में आ जाए तो ध्यान रख लेना। फिर बात करें कोटा जन आंदोलन को लेके, तो कोटा जन आंदोलन जिसमें बूंदी और हाड़ौती क्षेत्र का था। तो हाड़ौती क्षेत्र को लेके बड़ी उथल पुथल चल रही थी। तो 1934 में फिर हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से पंडित नैनूराम जी और अभिन हरे दोनों बड़े ही हमारे कुशल नेतृत्व करता थे, जिन्होंने जो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। फिर बाद में कोटा की भी प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कर ली जाती है। बाकी कोई ऐसी घटना इसमें घटित नहीं होती ज़्यादा, लेकिन हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर मेवाड़ प्रजामंडल है। देखो 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा के द्वारा की जाती है। मेवाड़ में एक हरिजन सेवा संघ की स्थापना की जाती है। मेवाड़ का संविधान KM मुंशी भाई साहब के द्वारा तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, मेवाड़ का संविधान किसने, आया वो क्वेश्चन है, हरिजन सेवा संघ स्थापना किस आंदोलन में, मेवाड़ जन, तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बात करें बूंदी जन आंदोलन, देखिए बूंदी में भी वही कर व्यवस्था, बेगार व्यवस्था को लेकर लोगों में रोष प्रदर्शन, उनका विद्रोह करते हैं। इसका नेतृत्व कर रहे हैं पथिक जी राम नारायण जी, ठीक है। उसके बाद 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना कौन करते हैं, कांतिलाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं। फिर जयपुर आंदोलन की बात करें तो जयपुर आंदोलन की शुरुआत कौन करते हैं, हमारे वो अर्जुन लाल सेठी थी, क्योंकि उन्होंने जयपुर में बहुत सी संस्थाएं खुली हुई थी, पुस्तकालय, पाठशाला, जो राजनीतिक केंद्र माने गए थे। उसके बाद फिर 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं, कर्पूर चंद्र पाटनी भाई साहब, ठीक है। सक्रिय होता है 1938 के अंतर्गत आसपास। बाद में फिर यहाँ पे चरखा संघ की स्थापना कर देते हैं जमनालाल बजाज,
ठीक है, ये इसमें से कट गया, थोड़ा दिख नहीं रहा तो ध्यान रख लेना। उसके बाद फिर भरतपुर में जन आंदोलन 1938 में भरतपुर में रेवाड़ी जो हरियाणा में है वहाँ पे जाके गोपीलाल यादव और मास्टर राजेंद्र के द्वारा भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, सॉरी इससे पहले ना ये जयपुर में ही था, ये जेंटलमैन, ये पढ़ लेंगे। देखो इसी जयपुर आंदोलन में एक जेंटलमैन समझौता था जो आरएस मेंस में भी आया हुआ, प्रीलिम्स में तो आता ही आता है, मेंस में भी आया था। जेंटलमैन समझौता क्या है, तो ये हीरालाल शास्त्री उस समय के, और उसी के साथ सर मिर्जा इस्माइल है, इन दोनों के मध्य जेंटलमैन समझौता होता है। इसमें कुछ शर्तें रखी जाती हैं। देखो इसमें शर्तों में बताएं तो जैसे युद्ध हेतु राज्य सरकार धन नहीं देगी, कि भाई राज्य सरकार है वो युद्ध के लिए कोई धन नहीं देगी। प्रजामंडल शांतिपूर्वक युद्ध विरोधी काम करेंगे, क्रांतिकारी आ जा सकेंगे रियासतों के अंतर्गत, उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध सीधी कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि प्रजामंडल उस टाइम बहुत ताकतवर संस्था बन गई थी, क्योंकि हर जगह प्रजामंडल के मोस्टली स्थापित किए गए थे, तो सारे प्रजामंडलों को तब लोग अच्छे जुड़ने लगे थे, तो वो अच्छी पावर में थे उस टाइम। ठीक है, उसके बाद बात करें कुछ अन्य प्रजामंडलों के विषय में वर्णन है। जैसे मान लो 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं, पंडित हरिनारायण शर्मा जी। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, जिसमें कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वालामुखी प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा धौलपुर, कई बार आए हुए हैं ये प्रजामंडल से, तो क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में। फिर करौली प्रजामंडल की स्थापना कर दी जाती है त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा, उसमें चिरंजीव लाल शर्मा और मानसिक जी सहयोग देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारा जन आंदोलन जो है चलता है, और इसमें विभिन्न प्रकार की जितनी भी हमने पढ़ी हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा मैं तो ये कहूँगा उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उसमें से गेन कर सको वो जरूरी है। ठीक है, अगर बात करें प्रजामंडल को मूल्यांकन की, तो महत्वपूर्ण यही है कि राजस्थान में जो प्रजामंडल है या लोक परिषद है, उन्होंने जन जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपनी जो राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न की है। ठीक है, शुरुआत में इतनी प्रारंभिक की हमें वो नहीं मिलती थी सफलता, लेकिन बाद में जो कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रयास किए गए हैं वो बहुत अच्छे प्रयास किए गए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जेलों में रहकर गिरफ्तारी के माध्यम से बहुत जगह मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जनता को जागृति पैदा की। बाद में फिर 1921 में एक नरेंद्र मंडल भी स्थापित किया गया। उसी नरेंद्र मंडल की सलाह पर ये जो हमारे प्रजामंडल स्थापित किए गए थे वो उन्हीं की सलाह पर किए गए थे। ठीक है, और प्रजामंडल ने कांग्रेस को भी अपनाया था और बाद में कांग्रेस का सहयोग भी दिया, आंदोलन में भाग लिया। बाद में 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें भी अपना प्रमुख रूप से सहयोगी बन के उभरा था। इस तरीके से पूरा भारत देश सहित राजस्थान सहित पूरा एक सूत्र में बंध जाता है, और बाद में फिर अंग्रेजी शासन को यहाँ से जाना पड़ता है। इस तरीके से हमारे प्रजामंडल, हमारे जो राजस्थान की जो राजनीतिक चेतना है उसमें प्रजामंडलों का, जन आंदोलनों का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। तो आज के लिए इतना ही, चलो बाकी पसंद आए तो बताइएगा। बाकी इसके जैसे मैं इसके वो डाल दूँगा, एक टेलीग्राम चैनल बनाते हैं तो उस पर डालेंगे। ठीक है, ओके। अगर किसी को कोई भी गाइडेंस चाहिए तो बाकी जितनी मेरे पास अवेलेबल है मैं दे सकता हूँ। ठीक है, बाकी आरएस प्रीलिम्स को लेके, प्रीलिम्स मेंस को लेके हम स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाएंगे कि किस तरीके से आसानी से पास किया जा सकता है। ऐसा नहीं, थोड़ी सी एक सही दिशा में मेहनत करनी होती है इन पेपरों को पास करने के लिए। बहुत अच्छे पेपर है। ठीक है, ओके, बाय।